गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सेट के बेसिक के बारे में कुछ बातें की थी। सेट की डेफिनेशन हमने सीखी, क्या डेफिनेशन होती है और हम एक कलेक्शन को सेट के रूप में कैसे पहचान सकते हैं उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। और एक बार थोड़ा सा रिव्यू बताना चाहूँगा कि सेट एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर कोई अस्पष्टता हमें दिखाई ना दे, यानी कि वो अस्पष्टता हमें रिप्रेजेंटेशन ना होनी चाहिए उस कलेक्शन के अंदर। जैसे कि कल बताया गया था कि किसी की क्वालिटी या मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात की जाए तो वो सेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। कोई व्यक्ति गरीब है या कोई व्यक्ति अमीर है या फिर किसी की इंटेलिजेंसी के बारे में कहा गया हो, ये सेट के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। मैथमेटिकली जितने भी नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सभी का अलग अलग कलेक्शन हो या जैसे भी हम कलेक्शन बोले तो वो एक सेट के रूप में रिप्रेजेंटेशन देता है। आज हम सेट की टाइप्स के रूप में बात करेंगे। इससे पहले एक इसके सेट के रिप्रेजेंटेशन और नोटेशन भी बता देता हूँ। कल भी बताई गई थी नोटेशन। हम सेट को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरह से लिखते हैं। सेट को हमेशा करली ब्रैकेट से यूज करके, करली ब्रैकेट्स में ही यूज किया जाता है। और इसके ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में हम लिख सकते हैं, अल्फाबेटिकली लिखना चाहे तो, और न्यूमेरिकली भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स थी। कौन कौन से टाइप थी? एक टाइप आपको बताई गई थी, वो जो टाइप थी उसका नाम था रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म का दूसरा जो नाम है वो होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म दूसरा नाम है इसका, टेबुलर फॉर्म। और इसको हम जर्नल वे में लिस्टिंग फॉर्म भी बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम जो एलिमेंट्स को लिखेंगे मैट्रिक्स सेट्स में एलिमेंट्स को लिखेंगे, उन एलिमेंट्स को ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में लिखेंगे और कॉमा लगा के उनको अलग अलग करेंगे, तो वो एक लिस्टिंग फॉर्म के रूप में भी जनरेशन किया जाता है रोस्टर फॉर्म का, या फिर टेबुलर फॉर्म इसको दूसरे नाम से पुकार सकते हैं। दूसरी जो फॉर्म होती थी हमारी, वो दूसरी फॉर्म है वो रूल मेथड फॉर्म होती है। रूल मेथड फॉर्म, रूल मेथड फॉर्म, या फिर इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। रूल मेथड फॉर्म, या फिर इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि जो हम लिस्टिंग फॉर्म में लिखते हैं उसी मैटर को हमें प्रॉपर्टी के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका रूल मेथड फॉर्म हो जाता है। ये हमारे दो रिप्रेजेंटेशन है सेट्स के रूप में। अब आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स की क्या क्या टाइपें हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे चल के हमारे कंपटीशन में भी इनका बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उन सभी में जो एडवांस मैथमेटिक्स है उसका बहुत ही ज्यादा आगे चलन होता जा रहा है। जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव टेस्ट, उनमें एडवांस मैथ आता है। तो अपने ध्यान से देखिए और गौर से सुनिए, देखिए। हम आज टाइप्स ऑफ सेट्स का जिक्र करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स में देखिए हम सिंपल वे में चलेंगे, जीरो लेवल से हम धीरे धीरे ऊपर चलते जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर चलते हैं तो सबसे पहली जो टाइप हमारी आती है वो नल सेट की आती है। नल सेट सबसे पहली टाइप हमारी आती है, नल सेट। नल सेट, या इसका नाम ये भी हम अल्टरनेट बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट। अल्टरनेट ये भी कह सकते हैं वॉइड सेट। ये सारे जो हमारे सेट हैं ये एक ही सेट के अलग अलग नाम है।
एम्प्टी सेट, नल सेट या वोइड सेट। इसका मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। A set have no any element। जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट। इस नल सेट या एम्प्टी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए किस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा सेट A इक्वल्स टू, ये कर्ली ब्रैकेट हमेशा हमें यूज करनी है। जब भी सेट लिखना है, कोई भी सेट लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट्स को तो यूज करना ही है। ये कर्ली ब्रैकेट हमने यूज की, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये एक एग्जांपल है आपका नल सेट का या एम्प्टी सेट का। इस फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं नल सेट की। नल सेट की रोस्टर फॉर्म बोली जाती है ये। इसी नल सेट की मैं टेबुलर फॉर्म भी आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि कंपटीशन में ये टेबुलर फॉर्म कई बार पूछी गई है कि नल सेट की टेबुलर फॉर्म, रोस्टर रूल मेथड फॉर्म बताऊं मैं आपको। कंपटीशन में कई बार रूल मेथड फॉर्म भी पूछी गई है, तो इसके बारे में बताना चाहता हूं। नल सेट की ये जो फॉर्म है ये रोस्टर फॉर्म है, यानी टेबुलर फॉर्म है। दूसरी जो फॉर्म होती है ये वाली, जिसको एक स्टेटमेंट के रूप में लिखा जाता है, एक प्रॉपर्टी के रूप में लिखा जाता है, ये मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो लिख सकता हूँ सेट B इज इक्वल टू X सच दैट X इज नॉट इक्वल टू X। जो ये हमारे पास एक सेट है, इस सेट को मैं कहना चाहूंगा कि ये एक एग्जाम्पल है, यानी एक सेट के रूप में बना सकते हैं और रूल मेथड की फॉर्म में है, और इसका हम एक स्पेसिफाई सेट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, एम्प्टी सेट या नल सेट कह सकते हैं। और ये रूल मेथड फॉर्म में है और ये होता है आपका रोस्टर फॉर्म में। ये हमारे पहली टाइप है सेट। कई बार जो आपका नल सेट होता है वो इसके अलावा एक अनदर एलिमेंट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अनदर एलिमेंट यानी कि उसको हम थीटा से डिनोट कर सकते हैं, थीटा नहीं सॉरी फाई से डिनोट करेंगे हम उसको, फाई से डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करेंगे हम, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं। दो तरीकों से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। रूल मेथड की फॉर्म है ये आपकी हाँ, तो बेटा देखिए हमने यहाँ पे नल सेट के बारे में पढ़ा है। नल सेट के अंदर ये हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो तरीकों से। ये आपकी रोस्टर फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म, और ये आपकी होती है रूल मेथड। ठीक है, नल सेट में ये रोस्टर फॉर्म और ये रूल मेथड फॉर्म होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसके ऊपर कई बार हमें कंफ्यूजन भी हो जाता है। कुछ बच्चे नल सेट की एक एग्जांपल के रूप में दिया होता है और वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि इस तरह का एग्जांपल दिया जाता है कई बार, जैसे देखिए यहाँ पे कोई सेट है और इसमें डाल दिया गया अंदर एलिमेंट 5। कोई सेट है और उसमें 5 डाल दिया गया है, तो कुछ बच्चे ये देखते हैं कि इसमें तो 5 लिखा हुआ है, तो 5 को देख के वो इसको नल सेट कह देते हैं, जबकि ये एक नल सेट नहीं होता है। नल सेट कब बनता, जब इस ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तब ये एक नल सेट बनता। यहाँ तो एक एलिमेंट हमने लिख रखा है 5, तो ये एक नल सेट नहीं है, बल्कि ये एक सिंगलटन सेट बन गया। यहाँ पे एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 1 क्या है, 5 है, इसलिए हम इसको नल सेट की रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, ये नल सेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल बनेगा। ये एक सिंगलटन सेट होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट 5 है हमारे पास। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसको। दूसरी टाइप देखिए, सेकंड टाइप।
सेकंड टाइप का हम जिक्र करते हैं नल सेट के बाद सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट अभी अभी मैंने बताया है, किसी सेट में जब एक ही एलिमेंट होता है, ओनली वन सिंगल एलिमेंट, उस सेट को हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सेट ए इक्वल्स टू मैंने लिख दिया ए, सेट बी इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 5, दिस इज ए सिंगलटन सेट। थर्ड टाइप हमारी आती है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट देखिए क्या होता है, फाइनाइट सेट्स, सिंगलटन सेट्स। फाइनाइट सेट क्या है, फाइनाइट मीन्स देखिए यहाँ पे हमें फाइनाइट के मीनिंग से पहचान करनी होगी या सिंगलटन के मीनिंग से पहचान करनी होती है। सिंगलटन मीन्स सिंगल एलिमेंट हो। फाइनाइट सेट का मतलब यह होता है, फाइनाइट मीन्स होता है निश्चित, निश्चित यानी कि हमारे पास एलिमेंटों की संख्या यहाँ निश्चित होती है, एक एलिमेंटों की संख्या की सीमा होती है, यानी कि हम यहाँ पर एलिमेंट्स हैं वो एक काउंट कर सकते हैं हम एलिमेंटों को, यानी कि उन सेट्स के अंदर हम एलिमेंटों को काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर निश्चित मात्रा में एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिख सकते हैं सेट ए इक्वल्स टू मैंने लिख दिया ए बी डी, तो यहाँ पे जो ये सेट हमारे पास है इसमें केवल 3 एलिमेंट है, केवल 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं इन एलिमेंटों को। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए कि जिस सेट में हम एलिमेंट्स की काउंटिंग कर सकते हैं उस सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं, और जिस सेट में एलिमेंट्स की काउंटिंग नहीं कर सकते उस सेट को इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मैंने लिख दिया सेट सी इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 100, यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेट सी है इसमें एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 अप टू 100, यानी 1 से लेके 100 तक है। तो यहाँ पे काउंटिंग हम करें तो कर सकते हैं, यहाँ पे हम एलिमेंटों को गिन सकते हैं, एलिमेंटों की यहाँ पे फिक्स है संख्या, इसलिए हम इसको एक फाइनाइट सेट का नाम देते हैं, निश्चित सेट है यहाँ पर ये। इसके बाद अगली जो टाइप हमारी आती है वो इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स का मतलब ये होता है जिस सेट के अंदर हम एलिमेंटों की संख्या को काउंट नहीं कर सकते हैं उस सेट को इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। एलिमेंटों की संख्या को काउंट नहीं कर सकते उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे बोला जाए ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ए कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, ये सारे के सारे हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट के ही एग्जाम्पल होंगे। ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, ए कलेक्शन ऑफ ओड नंबर्स, ठीक है, ये सारे हमारे पास कलेक्शन होते हैं, ये एक इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल है। जैसे कि देखिए यहां लिख देता हूं मैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। ये मैंने रूल मेथड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दी है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। रूल मेथड फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है यहाँ पे, और ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, क्योंकि इवन नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते कि इवन नंबर कितने हैं। एक्स इज एन इवन नंबर, अब इवन नंबर तो बहुत सारे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर इसी को मैं टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूं तो आपका ये बन जाएगा सेट ए इज इक्वल टू, इवन नंबर है 2 4 6 8 अप टू, यानी आगे चलता रहेगा, ऐसा ही ये बहुत लार्ज संख्या तक चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड टाइप, फोर्थ टाइप थी इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हमारे पास वो होते हैं जिनमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकें।
फाइनाइट सेट का एग्जांपल और देखना चाहो तो देखिए, फाइनाइट सेट में हम ये भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, एक कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये भी एक एग्जांपल है जो फाइनाइट सेट का होगा, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, वो टोटल 26 होते हैं। या एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं, ए कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में जो वोवेल्स होते हैं वो भी एक फाइनाइट सेट ही होता है, क्योंकि वोवेल्स जो होते हैं हमारे पास वो ए, ई, आई, ओ और यू, केवल ये होते हैं वोवेल्स, और ये काउंटिंग में कितने होंगे, 5 होंगे। तो ये एक सेट हो गया हमारे पास वोवेल्स का। वोवेल्स जो होते हैं वो 5 ही होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, तो हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो ये एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया वोवेल्स का। वोवेल्स हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो कॉन्सोनेंट्स भी फिक्स ही होंगे और काउंटिंग में वो भी फिक्स ही है, तो वो भी एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल बनेगा। ठीक है, देर आफ्टर हम जिक्र करते हैं इक्वल सेट के बारे में। इक्वल सेट क्या होता है, व्हाट इज द इक्वल सेट। नेक्स्ट टाइप हमारी फिफ्थ होगी, इक्वल सेट क्या होता है। सिक्स्थ टाइप हमारे पास आती है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, देखिए यहां पर हमारे पास 2 सेट्स का जिक्र होगा, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी की बात आई है। तो इक्वलिटी की बात आती है तो हमें 2 सेट दिए हुए मिलेंगे। अगर हमारे पास सेट ए, पहला ए है, दूसरा सेट है इसका हम नाम देते हैं बी है। अगर इन दोनों सेटों के अंदर एलिमेंट्स सेम हो, एलिमेंट्स दोनों सेटों के अंदर सेम हो, तो हम उनको इक्वल सेट कहते हैं। दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एज इट इज होने चाहिए, देखने में भी काउंटिंग में भी, यानी काउंटिंग भी बराबर होनी चाहिए एलिमेंटों की और देखने में भी सेम एलिमेंट होने चाहिए, तो उन्हीं को हम इक्वल सेट कहते हैं। दूसरे तरीके से भी मैं इसको समझाऊंगा, इक्वल सेट का एक तरीका और भी है इसको जानने के लिए। पहले तो हमें इक्वल सेट के लिए देखिए 2 सेट आपके पास है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं, जैसे कि ए सेट है, मैंने लिख दिया ए सेट एक्स वाई जेड। इसके बाद मैं सेट बी लिखता हूं, जैसे वाई वाई एक्स और जेड। अब ये देखिए दोनों सेट, सेट एक्स और सेट वाई है, सेट ए और सेट बी है, सेट ए और सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट एक्स वाई जेड है, कितने एलिमेंट है, 3 है। सेट बी है, इसमें वाई एक्स और जेड है। यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट तो 4 दिखाई दे रहे हैं हमें, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जो रिपीट हुआ है, मल्टीप्लिसिटी हुई है यहाँ पे उसकी। ये मल्टीप्लिसिटी एक अलग से छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी सेट होगा, वहां एलिमेंट्स को रिपीट किया जाता है, तो जितनी बार होता है वो रिपीट उतनी ही मल्टीप्लिसिटी हो जाती है। यहाँ पर y की मल्टीप्लिसिटी 2 है, ठीक है, x की मल्टीप्लिसिटी 1 है, z की भी 1 है, यानी ये रिपीट हुआ है यहाँ पे, तो मल्टीप्लिसिटी हो रही है यहाँ पे। तो मल्टीप्लिसिटी होती है तो आप इसको एक ही बार लिख सकते हो, यानी सेट बी आपका क्या बनेगा, यहाँ पे इसको अच्छी तरह से ठीक ढंग से लिखना चाहेंगे अरेंज करके, तो ये आपका y x और z। अब देखिए ये आपके पास सेट बी है, ये सेट ए है, सेट ए में एक्स वाई जेड, सेट बी में है वाई एक्स जेड, यानी एलिमेंटों को जब आप देखोगे तो दोनों में एलिमेंट भी सेम दिखाई दे रहे हैं और काउंटिंग में भी सेम है, तो हम क्या कहेंगे कि सेट ए और सेट बी क्या है, दोनों इक्वल है। दीज 2 सेट्स आर इक्वल, दोनों में ऑर्डर भी समान होना चाहिए और यहाँ पे एलिमेंट्स भी सेम हो। इक्वल सेट में ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल हो,
ऑर्डर का इक्वल होना बहुत ही जरूरी है। ऑर्डर इक्वल हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, एलिमेंट्स सेम हो, ये दो बातें यहाँ पे जरूरी है हमारे पास। ऑर्डर इक्वल हो और एलिमेंट्स सेम हो, तब ही आपका इक्वल सेट बनाया जा सकता है। दूसरे तरीके से हम इसको बता सकते हैं। दूसरे तरीके से बताने के लिए हमें एक आगे का कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है, तभी हम बता सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, कोई भी दो सेट होते हैं वो इक्वल कब बन सकते हैं, जब किसी सेट ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो, उसको हम फिर ए और बी दोनों सेट्स को इक्वल कह सकते हैं। सेकंड वे इसका ये होता है, यानी सेट ए ये है, सेट बी ये है, सेट ए के एलिमेंट सारे के सारे बी में हो और बी के सारे ए में हो, यानी कहने का मतलब ये हो मेरा ए सबसेट हो बी का, बी सबसेट हो ए का, तो भी इक्वल सेट हम कह सकते हैं। ऑन सेकंड वे, ऑन अदर वे, if A is subset of B, B is subset of A, that implies हम कह सकते हैं A equals to B। सेट A सबसेट हो B का, सेट B सबसेट हो सेट A का, तो हम कह सकते हैं दोनों आपस में इक्वल है। ये दूसरा तरीका है A और B को इक्वल करने का, ठीक है। ये आपकी टाइप नंबर 6 थी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 6 में एक हम कई बार कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि जैसे कि सेट ए में अभी दिया हुआ था एक्स वाई जेड और सेट बी में था वाई एक्स जेड, तो आपको अरेंजमेंट को देख के नहीं घबराना है। अरेंजमेंट आपकी आगे पीछे कुछ भी हो सकती है, हो सकता है वाई को लास्ट में लिखा जाए, जेड को पहले लिखा जाए, एक्स को बीच में लिख दिया जाए। तो अरेंजमेंट को देख के हमें नहीं डरना है, नहीं घबराना है। बाकी हमें ये देखना है कि एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। दो बातें ध्यान होनी चाहिए, ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर का मतलब होता है एलिमेंट्स की संख्या, और दूसरी बात ये होती है एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए। अरेंजमेंट चाहे कुछ भी हो, अरेंजमेंट का मतलब आगे पीछे लिखे हुए हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली जो टाइप हमारी आती है टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में बात करते हैं हम इक्विवेलेंट सेट के बारे में। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है देखिए, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स यहाँ पे भी हमें दो सेट एक साथ मिलेंगे दिए हुए। इक्विवेलेंट यानी आप यहाँ पे नाम से पता लगा सकते हैं इक्विवेलेंट, इट मीन्स आपको यहाँ पे दो सेट दिए हुए मिलेंगे और उनमें भी एक समानता होगी यहाँ पे, तब ही वो दोनों सेट इक्विवेलेंट कहे जा सकते हैं। और समानता क्या होगी, दोनों सेटों के ऑर्डर सेम रहेंगे। ऑर्डर ऑफ सेट ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ सेट बी, यानी कि सेट ए में एलिमेंट्स की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू number of elements in set B। सेट B और सेट A में एलिमेंटों की संख्या जब बराबर होती है तो हम उसको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। यहां पर एलिमेंटों की संख्या बराबर होनी चाहिए, एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है। एलिमेंट चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा 1 2 3 4 इस तरह से कुछ भी हो, संख्या बराबर हो, ऑर्डर सेम हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल सेट ए इक्वल्स टू मैंने लिखा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और सेट बी मैंने लिख दिया है यहाँ पे 11 12 19 और 16।
ये हमारे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट ए का ऑर्डर क्या है? सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं? यहाँ पे भी 4 हैं, 11 12 16 एंड 19। 4 एलिमेंट यहाँ है, 4 एलिमेंट यहाँ है। तो सेट ए और सेट बी कैसे होंगे? दोनों इक्विवेलेंट सेट होंगे। सेट ए और सेट बी दोनों इक्विवेलेंट सेट होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों का ऑर्डर क्या है? समान है। ऑर्डर समान होता है, उन सेट्स को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है। एक बात और है इसमें, यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट में हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, सेट ए इक्विवेलेंट टू सेट बी। और यहाँ पर अगर आप इक्वल सेट के साथ कंपेयरिंग करें इसका, तो इक्वल सेट में दो बातें बताई गई थी, ऑर्डर समान हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। ठीक है। तो यहाँ पर एक ही बात है, इसमें ध्यान रखा, कंफ्यूज नहीं होना है। इक्वल सेट में दो बातें बताई गई थी, ऑर्डर समान हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। और यहाँ केवल ऑर्डर समान है, एलिमेंट समान नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एक आपका एग्जाम्पल होगा इक्विवेलेंट सेट का। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर। देखिए